प्रस्तुतकर्ता न्यूट्रेला डायबिटिक केयर, ब्लड शुगर लेवल और वजन को नियंत्रित रखने वाला न्यूट्रास्यूटिकल। प्रायोजक मैदा, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। इंडिया के बड़े भैया मतलब अग्रवाल पैकर्स। सर्च agrwalpackers.in, द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स DRS ग्रुप। और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। जी बिजनेस की खबर पर लगी मुहर, खाने के तेल की कीमतों में कटौती, प्रमुख तेल निर्माताओं ने घटाए रेट। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर रेड खत्म, छापेमारी में मिले 170 करोड़ जब्त, जल्द ही नजदीकियों पर भी हो सकती है कार्रवाई। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़े, अब तक 17 राज्यों में 415 मरीज मिले, महाराष्ट्र में आंकड़ा 100 के पार, ओमिक्रॉन के 114 मरीज ठीक। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर देश कर रहा है नमन। दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल जाकर पीएम और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। और अब से थोड़ी देर में देखिए क्रिसमस के मौके पर हमारा विशेष कार्यक्रम बेसहारों का सेंटा। नमस्कार, आज क्रिसमस का त्योहार है। कुछ दिन बाद नए साल का जश्न होगा, फिर बैसाखी, फिर होली। हर त्योहार में हम अपनों के बीच पहुंचते हैं। अपनों के बीच त्योहारों की खुशियां कुछ और बढ़ जाती हैं। अपनी मिट्टी का अलग ही रंग होता है, अलग ही पहचान है, सबका साथ मिलकर चलना। लेकिन सोचिए जरा उन बच्चों के बारे में जिनके अपनों को आपदा निकल गई। आज के विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन नन्ही मुस्कानों की जिनसे आपदा ने उनके माता पिता को छीनकर एक ही क्षण में उन्हें यतीम बना दिया। जहां कुछ हाथ छूट गए तो कुछ और लोगों ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए, मानो यही बच्चों के जीवन के सेंटा हों जो मुस्कुराहट के साथ खुशियां दे रहे हैं। इसी पर है हमारी खास पेशकश, बेसहारों का सेंटा। कई बच्चों को कोरोना जिंदगी भर का दर्द दे गया है। कोरोना की वजह से किसी के सिर से पिता का साया उठ गया है, तो कहीं मां का आंचल बच्चों से दूर हो गया है, कहीं तो माता पिता दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोगों ने इनके जीवन में रंग भरने के लिए कोशिश की है, इनके सेंटा बनकर इनके सामने आए हैं। इन मासूमों ने जिन उंगलियों को पकड़कर चलना सीखा, अब वो स्नेह इस दुनिया में चलना बताने के लिए साथ नहीं है। जिस पिता ने नौनिहालों को दुनिया देखना सिखाया था, अब वो दुनिया की बदलती रवायतों को समझाने के लिए साथ नहीं है। कोरोना काल ने लोगों को कैसा दर्द दिया है, बच्चे इस बात के गवाह हैं। वायरस की चपेट में आकर इनमें से कईयों के माता पिता दोनों गुजर गए हैं। मुश्किल दौर आया, इस दौर में अपनों का साथ छूटा, लेकिन कुछ लोग इनके जीवन में रंग भरने के लिए सेंटा बनकर साथ आए। खुशियां आई, चेहरे पर मुस्कान आई और ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का साथ मिला। माय नेम इज काजल। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर रहने को, और मेरे दोस्त लोग अच्छे खेलते, डांस करते, पढ़ाई करते। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, दीदी लोग मेरा ध्यान रखते हैं। अब ये बच्चे पुरानी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख रहे हैं। अपनी खुशियां जो अब अपने हैं उनके साथ मिलकर बांट रहे हैं, खेल रहे हैं और अपने बचपन में जी रहे हैं। और इनके जीवन के ये सेंटा इनका साथ दे रहे हैं। कोरोना वायरस ने हमारे देश के कई बच्चों की जिंदगियों पर बड़ा प्रभाव डाला है। किसी के सिर से माँ के आंचल का छाया निकल गया है। कई ऐसे मामले हैं जहाँ माता पिता दोनों ही नहीं रहे। ऐसे में ना उम्मीदों के बीच इनके लिए सेंटा बनकर आए ये एनजीओ हैं। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप शिंदे के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। तो इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं कृतिका दलवी, फाउंडर वामसी फाउंडेशन, और सोहा मोइत्रा, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ क्राई। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल होगा,
सोहा आपसे कि लैंसेट के एक रिसर्च के मुताबिक 1 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2021 तक भारत में लगभग 1,16,000 बच्चों ने कोरोना की महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। आशंका है कि अप्रैल 2021 के बाद ये संख्या और बढ़ी होगी। आपके अनुसार क्या है डेटा ऐसे बच्चों का? ये डेटा एकदम सही है, बल्कि हमारा जो खुद का भारत का पोर्टल है, बाल स्वराज पोर्टल, जो NCPCR नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन का है, वो भी यही आंकड़ा बता रहा है, करीबन यही आंकड़ा। उनके हिसाब से 1,32,000 के करीब बच्चे हैं। तो ये आंकड़ा तो खिलाफ जितने रिपोर्टेड हैं, क्योंकि कई डेथ्स कोविड के समय में जो पेरेंट्स की हुई, ये जरूरी नहीं है कि वो पता लगा पाए थे कि वो कोविड था। तो ये आंकड़ा एक संदेश देता है, लेकिन ये आंकड़ा कहीं ज्यादा हो सकता है इससे। बिल्कुल। कृतिका, आपसे समझना चाहेंगे, जब कोई बच्चा आपको अकेलेपन में मिलता है तो एक संस्था के तौर पर ये कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अकेला बच्चा टूट जाता है बिना अपनों के, खासकर छोटे बच्चे। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मेरी बच्चियां अकेलेपन में बुरी तरह से बेचैन हो जाती हैं। ऐसे में एक बच्चा जिसके माता पिता ना हो या जो अनाथ हो, उसके लिए कैसे चैलेंज होता है आपको उनको संभालना? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस आपको और सब दर्शकों को। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोग को। फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग एक अदर हाइप पे रहते हैं कि अपना कोई नहीं है, और ऊपर से हम लोग आते हैं उनको हेल्प करने के लिए। तो फिर एक ऐसा बॉन्डिंग ये करते हैं कि हम लोग उनको एटलीस्ट कुछ तो खुशी दे सकते हैं, उनका एंटरटेन या उनका स्टडीज या व्हाटएवर कुछ दे सकते हैं। नहीं, कैसे आप लोगों के लिए चैलेंज कैसे रहता है कि आप जब ऐसे बच्चे को पाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है उनको अपनी संस्था में रखने के लिए, उनके परवरिश के लिए क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, और आपके लिए चैलेंज कितना बड़ा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज तो रहता ही है। तो पहले हम लोग उन लोग का डिटेल्स, उन लोग का नाम, कहाँ से मिले हैं और कैसे मिले हैं, तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद उन लोग का जो आइडेंटिटी है, मीन्स कैसे क्या है, किस हिसाब से हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उन लोग को तैयार करते हैं कि बाकी के इसमें कि उस हिसाब से हम लोग उन लोग को ये हेल्प करते हैं। तो वो देखते हैं। फिर उसके बाद सोहा, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या सरकार किस तरह से मदद करती है इसमें, क्योंकि जब आप किसी बच्चे को अपने संस्थान में लेके आते हैं तो उसकी परवरिश या फिर उसके खान पान की बात या फिर उसके हेल्थ की बात, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको एकदम पेरेंट्स की तरह ही ध्यान में रखना पड़ता है। तो सरकार का किस तरह का योगदान मिलता है आपको? ये एक्चुअली देखिए, ये पूरा मुद्दा बहुत ही अचानक आ चुका है सबके, या सिविल सोसाइटी बताइए या सरकार बताइए, लेकिन उसके हिसाब से भी मुझे लगता है काफी स्कीम्स सरकार ने इंट्रोड्यूस की हैं जो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन बात यह है कि वहाँ कितने लोगों तक पहुंच रही है, और वहां पे हम जैसी संस्थाओं का एक काम में योगदान आता है। सरकार ने जो करा है वो ये तो ये किया कि जो सरकारी अच्छी स्कूलें हैं, जैसे नवोदय है, सैनिक स्कूल्स हैं या कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उसमें इन बच्चों को एकदम इजी एक्सेस दे दिया है और उनको जोड़ने की पूरी परमिशन दे दी है। तो आपको ये बच्चा 18 तक तो बिल्कुल पढ़ाई करने के लिए हम जोड़ सकते हैं इन बच्चों को। दूसरी बात यह है कि एक फंड शुरू किया है जो कॉर्पस फंड है, जो एक बच्चे को करीबन 10 लाख मिलेंगे जब बच्चा 18 का हो जाएगा, और ये हायर एजुकेशन के लिए एम के लिए है कि 18 से 23 साल के बीच में जो पढ़ाई बच्चा करेगा उस चीज के लिए ये फंड है। तो अगर ये स्कीम से हम जोड़ें, और हमारा यही काम रहता है कि ये सारी स्कीम्स जो है, बच्चा जब से छोटा से बड़ा होगा उनकी जितनी भी स्कीम्स है, खाली कोविड रिलेटेड स्कीम नहीं, बहुत सारी बच्चों की बहुत टाइप्स की स्कीम्स होती है जिसमें हम जोड़ सकते हैं, और हम इन्हीं स्कीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इन बच्चों को इनके साथ लिंक करते हैं। और बाकी रहा कि जो आप पहला प्रश्न कर रहे थे कि इन बच्चों को हम कैसे इन चीजों तक लाते हैं, तो पहली बात तो ये होती है कि बच्चे को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम जो ग्रास रूट लेवल पे जो हम काम कर रहे हैं, इसके लिए हम रोजमर्रा में ही हम उनके टच में रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं। CWC एक बहुत ही बड़ा
और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, उनके साथ इन बच्चों को लिंक किया जाता है, जहाँ पे उनका फिर वो सरकारी डेटा बन जाते हैं और उस डेटा के उन्हीं उस लिंकेज के बाद एक इंडिविजुअल चाइल्ड केयर प्लान बनता है और उसके बाद हम परमिशन लेते हैं कि इस प्लान को हम मॉनिटर करें और जब बच्चा स्कूल में भर्ती होता है तो उसकी पढ़ाई मॉनिटर करें और सबसे पहला तो काम होता है न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चे लकी हैं अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली के साथ हैं तो, लेकिन सभी की परिस्थिति बहुत खराब है तो उनको एक न्यूट्रिशन किट देने की व्यवस्था करवाई जाए, फिर स्कूलिंग की करवाई जाए, जैसे बच्चा बड़ा हुआ हायर सेकेंडरी में पढ़ाई करवाई जाए। और जहाँ पे एक पेरेंट है या दोनों नहीं है, अगर एक है तो उनको भी कैसे हम एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के साथ जोड़ें, तो एक होलिस्टिक प्लान बना के बच्चों को लगातार मॉनिटर करने के उद्देश्य से हम इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कृतिका, आपसे समझना चाहेंगे कि अपनों के बिना बड़े से बड़ों का मनोबल टूट जाता है। ये तो खैर बच्चे हैं, छोटे हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या करती हैं? मेंटल हेल्थ इनकी बराबर बनी रहे, उनको अकेलापन ना महसूस हो, इन्हें अपनापन महसूस हो आपके साथ या आपके स्टाफ के साथ, जो भी कर्मचारी उनके साथ उनकी देखभाल करते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए इन पे क्या काम करते हैं? मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग करिकुलम में एक्टिविटीज रखते हैं, जाके डांसिंग है, मेडिटेशन है, फिर उसके बाद योगा, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स है। तो ये सब हम लोग उनके लिए अवेलेबल करते हैं फॉर द मेंटल हेल्थ के लिए। एंड कुछ हिसाब से फिर हम लोग उन लोग को किधर और लेके जाते हैं, लाइक हेलो। हाँ बिल्कुल, बोलिए। हाँ, तो लाइक हम लोग मॉल में लेके जाते हैं, स्पॉन्सर करते हैं कोई मॉल के लिए, तो हम लोग उधर जाते हैं। अच्छा, ऐसे में कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो जिद करते होंगे, तो उनकी जिद को किस तरह से मैनेज करते हैं? हाँ, वो तो करते हैं, पर हम लोग उनको वैसे भी मैनेज करते हैं कि जाके ओके हम लोग लेके जाएंगे आपको, और उस टाइम पे हम लोग फुलफिल करते हैं। मीन्स लाइक एक सैटरडे रहता है या संडे रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं, मी एंड माय स्टाफ मेंबर्स। ओके। सोहा जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जाहिर है आप लोग एक उम्र तक ही इन बच्चों की देखभाल करते होंगे, आगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए जैसा अभी आपने बताया कि 10 लाख रुपए का एक फंड होता है, उसके ज़रिए उनकी प्रोफेशनल जो लाइफ होती है या प्रोफेशनल स्टडी होती है उसके लिए वो पैसा खर्च होता है। और कैसे पता लगता है कि कोई बच्चा किसी चीज़ में बेहतर है या इस क्षेत्र में बेहतर, उसकी काउंसलिंग कैसे होती है? उसके कैरियर के लिए काउंसलिंग के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, तो एक तो सरकारी ढांचे में भी करियर काउंसलिंग के प्रावधान है और हम उन चीजों को बहुत लिंक करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ऑलरेडी चीजें हैं उसको हम पैरेलल अपना ढांचा ना खड़ा करें जितना हो सके, क्योंकि वो एक तो आपको फ्री मिलता है और एक्सेस इजी होना चाहिए, वो उसकी गारंटी हम लेते हैं कि एक्सेस मिले इन बच्चों को। तो जितने भी सरकारी ढांचे हैं, करियर काउंसलिंग के भी हैं, तो उसके हम करवाते हैं। हम अपने लेवल पे भी लोगों को बुलाते हैं जहाँ पे हम अलग अलग उनके इंटरेस्ट के हिसाब से करियर के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला के उनको एक्सपोजर देते हैं। दूसरी बात यह है कि अलग अलग क्षेत्र के जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पढ़ाई करानी उस हिसाब से बहुत जरूरी है। तो हम क्वालिटी एजुकेशन पे बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को एजुकेशन मिलेगा तो वो चॉइस बना पाएंगे, और वो चॉइस बना पाएंगे तो वो खुद ही रास्ता ढूंढ लेंगे। तो आइडिया है कि वो उनको उस स्टेज तक लेके जा पाए जहाँ पे वो अपने आप उनको आगे क्या बनना है उसकी चॉइस बनाने की सक्षमता दे पाए हम। ओके। कृतिका, आपसे समझना चाहेंगे कि जाहिर है कि आपके संस्थान में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चे होंगे। पहले तो ये बताइए कि किस उम्र तक के बच्चे आपके संस्थान में रहते हैं, पहली बात। और दूसरा बात, उनके जो खान पान की व्यवस्था होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक नवजात बच्चा जो होगा उसका खान पान बिल्कुल अलग होगा, उससे जो थोड़ा बड़ा बच्चा होगा उसका खान पान अलग होगा, जो ज़्यादा बड़े बच्चे हैं उनकी डाइट बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या डाइट प्लान होता है? उस डाइट प्लान को कौन देखता है? किसकी निगरानी में वो डाइट प्लान होता है कि सेम चीज़ जो आपने प्लान की है वो उन तक पहुँच रही है, उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है?
फर्स्ट ऑफ ऑल उन लोग का एज फ्रॉम एज ऑफ 3 to 20 तक है बच्चे, और उन लोग का डाइट प्लान इज लाइक कि हम लोग रोटी सब्जी मीन्स लाइक मंडे टू फ्राइडे, इवन फॉर चिकन एग मीन्स जो कि है, मीन्स लाइक मिल्क है, जाके प्रोटीन है वैसा है। इवन अदर लोग प्रोवाइड करते हैं लाइक मीन्स जिसका बर्थडे रहता है तो उन लोग हम लोग वही मैनेज करते हैं कि इट शुड बी हेल्दी इनफ फॉर देम। नहीं, अब जैसे कुछ घरों में कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी घर होते हैं, हम बच्चों की क्या ख्वाहिश पर छोड़ते हैं कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है? राइट, मीन्स हम लोग का वेनेसडे फ्राइडे एंड संडे इट्स अ नॉनवेज, प्रॉपर नॉनवेज उन लोग का ये रहता है, एंड मंडे टू सैटरडे इट्स लाइक वेज। और जो बच्चे नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था होती है? उन लोग का वेज ही रहता है फिर, मीन्स लाइक इफ दे वांट राइस, मतलब ऑप्शन होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, यस बिल्कुल, डेफिनेटली कि जैसा भी खाना चाहे उनको खाने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो ये जो पूरा आपका डाइट प्लान होता है या फिर जो खाने का जो भी बजट होता है, वो बजट कैसे प्लान होता है और लोग इसमें किस तरह से सपोर्ट करते हैं? लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मीन्स उन लोग हमेशा वो ये करते हैं कि अच्छा तुम लोग का ये राइस, एंड दे गिव अस द राइस, दाल एंड ऑल द ग्रोसरी दे गिव अस। तो उस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं कि ओके आज के हिसाब से हम लोग ये मैनेज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट हिसाब से लाइक हम लोग वो ऑलमोस्ट एवरी वीक हम लोग को आ जाता है। ओके, मतलब लोग आपसे सपोर्ट करते हैं, खुद आते हैं या कोई ऑनलाइन प्रोसेस होता है? नहीं, खुद आते हैं, इवन ऑनलाइन रहता है, उन लोग भी ऑनलाइन टच में रहते हैं, बट उन लोग खुद आते हैं। ओके, सोहा जी आपसे समझना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है कि ये संस्थान काफ़ी लंबे समय से हैं, ये समस्या कोई आज की नहीं है, लंबे समय से ये समस्याएं रही हैं। बच्चे अकेलेपन में रहते हैं, लोग उनको कहीं कहीं तो हम देखते हैं कि बच्चों को छोड़ जाते हैं, और ये तो खैर त्रासदी ही थी जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। ऐसे में क्या कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे संस्थानों से निकलकर अपने जीवन में उन्होंने कुछ बेहतर किया और बाद में ऐसे संस्थानों को वो सपोर्ट करते हों या कुछ अलग करते हों? कोई एक नज़ीर आप पेश कर सकें तो? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बहुत लड़कियां लड़के सब आगे जाके इंजीनियर बने हैं और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कुछ फोटोग्राफर्स बने हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपनी उन्होंने एक अस्तित्व बनाया है। तो हमें, और वो वापस आके हमारे साथ वॉलंटियर भी किए हैं। वाह। तो ये एक फुल सर्कल हमने देखा है, जो देख के हमको लगता है कि इस काम की कामयाबी हमें दिखती है इसमें। और अभी भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं जो पूरे फुल सर्कल हमारे कार्य क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं खुद ही आके अभी वापस। क्योंकि हम तो रूरल एरियाज में भी काम करते हैं, वो हमको हार्डली हम ऐसे ग्रामों में काम करते हैं जहाँ पे हमें बच्चा 12वीं क्लास तक पढ़ा हुआ ही मिलता है। लेकिन क्योंकि हम 40 साल के साथ काम करे जा रहे हैं, तो हमारे साथ ही जुड़े हुए बच्चे जो कॉलेज तक गए, बियॉन्ड कॉलेज गए, वो आके अपने गांव में फिर से हमारे साथ ही जुड़ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये हम देखते हैं, और इसी से हमें एक्चुअली मोटिवेशन भी मिलता है कि ये काम करने में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है देख के। एक और चीज समझ, मॉडल भी बनते हैं, रोल मॉडल भी बनते हैं इसीलिए, और बच्चों के लिए। कृतिका, ये बताइए, जैसे कि आपका संस्थान है, ऐसे ही तमाम संस्थान हैं देश भर में अलग अलग हिस्सों में, तो आप लोग क्या आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं कि सपोज आपके वहाँ भी एक क्षमता होगी कि इतने बच्चे रह सकते हैं, अगर वो संख्या बढ़ती है या उससे ज़्यादा बच्चे आपको मिलते हैं, तो क्या उनके लिए कहीं दूसरे संस्थान में आप जगह बनाते हैं? ये क्या इंटरकनेक्ट होते हैं आप लोग आपस में? श्योर, होते हैं जी हाँ, होते हैं। हम लोग बाकी के भी ऑर्फनेज है रहते हैं या एनजीओ रहते हैं, तो हम लोग कनेक्ट करते हैं कि तो मींस इससे ज्यादा बच्चे हैं तो हम लोग एक दूसरे को मींस लाइक वी कैन टेल देम कि ओके यू कैन टेक केयर ऑफ देम एंड ऑल। और एक और चीज़ की, जैसे कि
जिन बच्चों के परिवार हैं, जो बच्चे घरों में रहते हैं, उनके साथ तो एक ऑप्शन ये भी रहता है कि भाई कभी कोई नानी दादी के घर घूमने चला जाता है, कभी कहीं रिश्तेदारों के वहाँ घूमने चला जाता है, कभी किसी ट्रिप पे चले जाते हैं माँ बाप उनके लेके। लेकिन ये बच्चे एक लंबे समय तक एक ही संस्थान में एक ही जगह पर रहते हैं, तो उनके घूमने फिरने का, जैसे आपने बताया मॉल आप लेके जाते हैं अगर कोई स्पॉन्सर करता है तो, लेकिन उसके बावजूद भी इच्छाएं होती हैं, तो बच्चे वो किस तरह की इच्छाएं आपसे जाहिर करते हैं और उनको पूरा करने के लिए क्या कुछ करते हैं आप लोग? श्योर, उन लोग तो वैसे भी बोलते हैं कि मैं बड़ा होके इधर जाऊंगा, मीन्स लाइक आई हैव टू ट्रैवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू सी दिस वर्ल्ड। सो हम लोग उनको और मोटिव करते हैं कि ओके नाउ वी कैन डू दिस, वी कैन गो देयर। ये उस हिसाब से हम लोग को उनको पुश करते हैं ऐसा। और सपोज कभी कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है, कभी कोई बीमार पड़ता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? है, मीन्स वन डॉक्टर इज देयर, वैष्णवी आरोटे करके। शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द किड्स। वो खुद मेंटेन करती है पूरा मेडिकल इश्यूज एंड एवरीथिंग, एंड शी कीप्स अपडेटिंग अस। ओके, सोहा जी, सरकार से कैसा सपोर्ट मिलता है? सरकार, जाहिर सी बात है कि सरकार भी इन संस्थाओं को लेकर तमाम, जैसे आपने अभी फंड की बात की, वो तो है ही, इसके अलावा भी क्योंकि उस फंड से शायद पूरा काम ना चलता हो, अभी उनके जीवन यापन के लिए एक बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ किस तरह से उसमें सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल, एक्चुअली ये एक पार्टनरशिप में काम चलता है। हम ज़मीनी तौर पे जब हम देखते हैं कि कुछ गैप्स हैं, स्कीम्स नहीं पहुंच रही, तो हम अगर सरकार के सिस्टम के पास जाते हैं और बताते कि स्कीम्स हैं लेकिन पहुंच नहीं रही, पर एक बार जब बताते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ के काम करते हैं कि कैसे पहुंच पाए। और दूसरी बात ये है कि वो ऐसा नहीं है कि स्कीम्स इंट्रोड्यूस हो गई और वहाँ पे उनका रोल खत्म हो जाता है। एक पार्टनरशिप के रूप में हम हर स्टेज में पहले तो स्कीम्स कौन सी हैं उसके लिए सरकारी स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि कम्युनिटीज में बताइए आप कि आपकी कौन सी स्कीम्स हैं। उसके बाद जब स्कीम्स आती है उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसको सरल भाषा में, क्योंकि ये आप सोचिए कि ये कम्युनिटी ऐसी है कि ना वो उनको फॉर्म भरना समझ में आएगा या फॉर्म में क्या मांगा गया है वो भी नहीं पता लगेगा, तो उसको समझाने की एक पूरी प्रक्रिया, ये सब साथ जुड़ के होता है सरकार के साथ, जिसमें हम एक आप कह सकते हैं कैटलिस्ट के हिसाब से काम करते हैं और हम सरकार को साथ जोड़ के हर स्टेप में आगे बढ़ते हैं इस बात में, जहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्कीम से लेके पूरा जब तक उस स्कीम का जो फंड है वो लास्ट चाइल्ड तक ना पहुंचे, उसके लिए अगर हम सिविल सोसाइटी और सरकार साथ नहीं काम करेगा तो ये पूरा कंटिन्यू खत्म, लास्ट तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आइडेंटिटी को लेकर क्या बच्चों में कभी किसी तरह का कोई चिंता या कभी किसी तरह की कोई समस्या आप देखती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि छोटा बच्चा है, उसको आपने पालन पोषण उसका किया है, जब वो एक उम्र के बाद जॉब में जाता है या फिर स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको अपनी आइडेंटिटी को लेकर भी किसी तरह की समस्याएं होती हैं समाज में? आपने फेस की हैं कभी कुछ ऐसी चीज़ें? देखिए, ये आइडेंटिटी तो बहुत टाइप की स्ट्रगल्स हैं। खाली अंडर प्रिविलेज बच्चे की क्यों बात करें, हम प्रिविलेज बच्चों के लिए भी आइडेंटिटी एक होता है हर पड़ाव में, लेकिन हाँ इन बच्चों के लिए और होता है क्योंकि वो डबली वल्नरेबल है। इसीलिए हम ये भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम इन बच्चों को कोविड ऑर्फन ना बुलाएं, क्योंकि वो उनके सेल्फ एस्टीम में आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। ट्रॉमेटिक है ये कि मैं अपने बच्चों को क्या अगर मेरे फैमिली में किसी की डेथ हुई है और उस बच्चे उनके पेरेंट्स, हम हमारे प्रिविलेज में कभी सोचेंगे कि हम उनको कोविड ऑर्फन बुलाएं? नहीं, कभी भी नहीं। तो इन बच्चों को क्यों बुलाया जाएगा? तो ये बच्चे हमको, हमारा प्रयास हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि उनको ऐसा मेन स्ट्रीम करें और ऐसा बुला दें सोसाइटी में कि ये पता ही नहीं लगे कि वो किस रियलिटी के प्रोडक्ट है। वो इस देश के बच्चे हैं, वो स्ट्रगल करके आए हैं, जरूर हर बच्चा हर अलग अलग तरीके से स्ट्रगल करते हैं और उनको हर चीज का वो इस देश के नागरिक है और उनको राइट्स हैं, पढ़ाई के, खाने पीने के, शेल्टर के, वो दिलाए जाए बिल्कुल, और उनको पूरा पोटेंशियल उनको डिस्कवर करने में हमें हेल्प करनी है। हम उस पर्सपेक्टिव से काम करते हैं, इसीलिए आइडेंटिटी और जो वर्ड्स या जो शब्द हैं
जिससे वो स्टिग्मेटाइज होंगे, उनको अलग रखते हुए एकदम नॉर्मल हिसाब से उनको मेन स्ट्रीम किया जाए सोसाइटी में, उसका प्रयास करते हैं। बिल्कुल कृतिका, हमने तस्वीरों में देखा हमारे सहयोगी सौरभ पांडे आपके संस्थान में आए और बच्चों ने उनके साथ बड़ा घुल मिल के और बड़ा अच्छे से वो खेल रहे हैं, उनके साथ बड़ा एंजॉय किया, सौरभ ने भी एंजॉय किया और उन बच्चों ने भी उनके साथ एंजॉय किया। ऐसा क्या लोग वहाँ आते हैं, बच्चे उनके साथ घुल मिल जाते हैं, ऐसा होता है, या बच्चे थोड़ा रिजर्व रहते हैं? ऐसा माहौल कैसा रहता है वहाँ? मॉल बहुत जॉयफुल रहता है, सबके साथ वो एंजॉय करेंगे। इवन सर आए थे तो सर के साथ भी बहुत एंजॉय किया उन लोगों ने, तो वो सबके साथ एंजॉय करते हैं। इवन एवरीवन कम्स, दे वेलकम एवरीवन, दे प्रे फॉर देम फॉर देयर गुड हेल्थ, गुड लाइफ। ऐसे है बच्चे लोग के साथ, एंड ऑल आर जॉयफुल। बिल्कुल, यानी इस पूरे प्रोग्राम में हमारा प्रयास यही था कि हम, क्रिसमस की बात है, पूरा देश जश्न मना रहा है, पूरा देश त्यौहार मना रहा है, 4-5 दिन बाद न्यू ईयर का आगमन होगा, लोग जश्न मनाएंगे, लेकिन हम इस जश्न में आपको बताना ये चाह रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अपने माँ बाप कोविड की वजह से या किसी वजह से इस दुनिया में नहीं हैं। कुछ बच्चे हैं जो बेसहारा हैं और उनको सहारे की ज़रूरत है। जैसे कि निदा फाजली साहब ने भी कहा था कि चलो यूं कर लें कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए क्योंकि घर से मस्जिद है बहुत दूर, क्योंकि ये भी एक तरह की इबादत है। अगर आपके आसपास भी कोई बच्चा अकेला है, परेशान है, दुखी है, तो उसको अगर आप ध्यान दे लें, अगर पड़ोसी ही उन बच्चों को अपने साथ अपना लें, तो शायद ये ज़रूरत ही ना पड़े उन्हें कहीं और जाने की। तो इस प्रोग्राम में हमारा प्रयास यही था कि हम उन बच्चों तक आपको पहुंचाएं, उनके देखरेख करने वालों को आप तक पहुंचाएं, और अगर आप अपने घर से निकलकर थोड़ा सा भी इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो शायद ये बच्चे कुछ अलग ही कर जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम प्रोग्राम में अपना योगदान देने के लिए। धन्यवाद। तो इस स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, और मैं फिर अपील करूंगा, हम जी बिजनेस के जरिए आपसे अपील करेंगे कि अगर कोई भी बच्चा आपको आपके आसपास ऐसा दुखी, ऐसा परेशान मिलता है तो उसका सहयोग करिए, उसकी मदद करिए, बड़ा अच्छा लगेगा। नमस्कार।